इस आम बगावत की वजह से अहले पोलैंड को यूक्रेन से हटना पड़ा, लेकिन इससे कोसाकों को एक ऐसा सियासी उरूज हासिल हुआ जिसकी उन्हें आदत न थी। बहुत जल्द उन्होंने तस्फिया कर लिया कि वो मॉस्को के जार को अपना आका तस्लीम कर लेंगे। इस तरह दूसरी बार खुद टस से मस हुए बगैर जारों को अपनी सल्तनत का एक और हिस्सा तोहफतन मिल गया। लेकिन कोसाकों को मॉस्को की हुकूमत पसंद न आई। वो यहां से निकलकर दश्त के उस पार मशरिक की तरफ चल दिए, जहां उनको रगानों से जिनमें घास उगाई थी ये पता चलता था कि यहाँ अगले जमाने में खाना बदोश कौमें रहती थी। वो दरियाए डान के किनारे कफकाज के किनारे की नशेबी पहाड़ियों तक जा पहुंचे। उनका कौल था जार मॉस्को में हुकूमत करता है और कोसाक डान पर। रफ्ता रफ्ता ये कोसाक इस कदर सिद्ध गए कि रूस की बढ़ती हुई सरहद के अंदर फौजों में भर्ती हो गए। उनकी आबादियां जो असानतजा कहलाती फसील बंद और मोहकम थीं। इन आबादियों की मुतहर्रिक सवार फौज का दस्ता इस कदर ताकतवर था कि वो आसानी से तातारियों के उर्दू का मुकाबला कर सकता। ये कोसाक दस्ता जार के हाथ में वो कुंजी बन गया जिससे मशरिक का दरवाजा खोला जा सकता था। पीटर मेमार सल्तनत। एक शख्स पीटर आजम ने रूस के मशरकी रुझान को रोकने की कोशिश की। उसने अपनी कौम और अपनी फौज को मगरिब के तरक्की पजीर सांचे में ढालने की कोशिश की। उसकी तबीयत नरम थी। उसने बड़े हंगामे से रूसी जहनीयत के रिवायती जुमूद की मुखालफत शुरू कर दी। उसने अपने दरबार से गोया बाजंतीना के भूत को जिलावतन कर दिया। उसने कलीसाओं की घंटियां गलाकर तोपें बनवाईं और अपने सिपाहियों को कवायद परेड सिखाने के लिए जर्मनों का तकर्रुर किया। उसने अपनी रियाया को भर्ती करके अपना शहर पीटर्सबर्ग बनवाया, जिसका रुख कतई तौर पर मगरिब की समत था। ये दरियाए नेवा के भूरे पानी के किनारे आबाद किया। यहां से बाल्टिक करीब था। उसने इस शहर को ईंटों और शहतीरों से तामीर किया। बहरे बाल्टिक में उसने पहला रूसी बहरी बेड़ा बनाया। पीटर्सबर्ग, जिसकी तामीर फिन कौम की सरजमीन पर हुई थी, फिन कौम के लिए खतरे का मरकज बन गया। पीटर की फौज ने उन्हें शिमाल में झील लेडोगा के उस पार धकेल दिया। इस फौज ने अपने नए तोपखाने और जंगी दावपेच से स्वीडन को शिकस्त दी। नई रूसी सल्तनत के कदम बाल्टिक के साहिल पर जम चुके थे, लेकिन पीटर ने अपने मशरकी विरसे को भी फरामोश न किया। इधर वो बाल्टिक के किनारे मुदाफियत की जंग लड़ता रहा, उधर वो यूक्रेन में घुसता चला गया। उसकी सरहदी फौजों ने ओज़ोफ को फतह कर लिया और बहरे खजर के किनारे तक जा पहुंची। इस जमीन से महसूर समुंदर में उसने जल्दी जल्दी कुछ कश्तियां तैयार की जो ईरान के साहिल की छानबीन कराईं। उसने कफकाज को पार करने और खाने खेवा को मोती बनाने की भी कोशिश की। चूंकि वो इन मकासद में कामयाब न हुआ, इससे ये नतीजा नहीं निकलता कि उसे इनके हुसूल की आरजू नहीं थी। 2 पुश्तों बाद मलिका कैथरीन ने इस इलाके पर, जिसको रूसी अपना एशियाई विरसा समझते थे, अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। उसने प्रोशिया के शहनशाह फ्रेडरिक आजम और ऑस्ट्रिया की मलिका मेराया थ्रेसा के साथ शरीक होकर पूरे पोलैंड के हिस्से बखरे कर लिए। उसकी मगरबी सरहद विल्ना और ऑस्ट्रिया से आगे बढ़ गई और पोलैंड के तमद्दुन की नश्व-ओ-नुमा रुक गई। लेकिन उसने क्रीमिया में नागाइयों को भी मगलूब कर लिया और सरहदी इस्तांतरा बढ़ के कफकाज के दामन की पहाड़ियों तक पहुंच गए। अपने मंजूर नजर फौजियों के हुजूम ने उसने बड़ी शान शौकत से अपने नए मफतूहा एशियाई इलाकों का सफर किया। इसके आगे आगे नकीब थे जो मलबूसात में मलबूस ममलूक मशने लिए दौड़ते थे। ये मंजर कुबलाई खां के जुलूस के मुकाबिल ज्यादा वहशियाना था। बातो खां के इन जानशीनों के हौसले का ये हाल था। मशरिक की जानिब रूसियों की हरकत की ज्यादा सही तस्वीर जिंदगी में नजर आती है, जो अब दोलगा के किनारे नमूदार हो रही थी। दरिया में उस्तरा खान की जानिब शहतीर बहते जा रहे थे। वो सतोलों पर सूली से लटक रहे थे और उनके सर पर घंटी बजती होती कि कानून शिकनों को इबरत हो। दोलगा के बोलार की धारे के खिलाफ अपनी कश्तियां खेते। तातारी शहसवार दश्त की लांबी लांबी घास में आबादियों से दूर रहा करते। समूर के ताजरों की चौकियां मिट्टी और शहतीरों की बनी होती। इस टंकारा जिन के समंदरी कज़ाक, जो किसी आका के तहत नहीं थे, अपनी कश्तियों के बादबान लहराते, मगर कश्तियों को फूस से छुपाए मगरिब के वक्त दरिया में निकलते। राजन के जत्थों का नारा था, सारिन का कचका, आग भड़काओ और जला दो, सफेद हाथों के लिए मौत। कोसाकों का कौल था कि इस तनकाराजन के जिस्म से ऐसे बदबू आती है जैसे कोई भेड़िया गलाजत खाता हो। उसे इकबाल था कि यह बिल्कुल बजा था। इस्तकाराजान रूस की मलिका के मुकाबले में नए रूस का
सही हकदार था। मलिका जो अंबर और चीनी के मुरस्सा चमड़े से आरास्ता कमरों में बैठ के दरबार लगाती, इस तंकाराजान डाकू का नारा उसके बाद भी सुना जाता रहा और दोलगा के कश्तीबानों का गीत अब भी गाया जाता है। इस तंकाराजान की साख्त दरिया दोलगा और उसके कैदखाने में हुई थी, जिसमें उसने अपनी उम्र के अय्याम गुजारे थे। वो मगरिब से ज्यादा मशरिक का फर्जंद था। जिन रूसियों ने मशरिक की समत हिजरत की थी, उनका यही हाल था। उस जमाने में 1 सदी कबल की मिसिसिपी के मुकाबिल कहीं ज्यादा दरियाए दोलगा नस्लों के इख्तलात की शाहराह था। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। वोल्गा के दरियाई सलाफ बापों और तातारी माओं की औलाद थे। अपने उरूज के जमाने में मुगलों ने सलाफ नस्ल की साख्त पर कम असर डाला था, लेकिन अब अपने इन्हितात के जमाने में उनके अपने नस्ली खसाइल गुम हो गए और नस्ली इख्तलात के बायस वो रूसियों में घिल मिल के रूसी बन गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इस तब्दीली में इजाफा होता गया। जमीन की भूख जिसकी किसी तरह तस्कीन ना हो पाती थी, रूसी नौआबादों को मशरिक की तरफ धकेल रही थी और ये नौआबाद मशरिक की तरफ बढ़ते जाते, एशियाई औरतों से शादियां करते और इन्हीं से इनके बच्चे पैदा हुए। मशरकी सल्तनत। वोल्गा के आगे इब्तदाई पेशकदमी में रूसियों ने शिमाल के रास्ते सफर किया और एशिया के जंगजू कबीलों से लड़ाई मूल न ली जो जुनूब में आबाद थे। शुरू में फिन नस्ल के लोगों ने बहुत कम मुजाहमत की। चरेमिस और मोरना कबीले अपने काफिर देवताओं समेत जंगलों से होते हुए मशरिक की समत भाग गए। वो न ईसाई मजहब कबूल करने के लिए तैयार थे, न रूसी आकाओं की खिदमत के लिए। इसलिए रूसी कारोबारियों को रूसी किसान और मजदूर नौकर रख के यहाँ लाने पड़े, जो मोरुआ कबीलों के दरमियान फैल के खेतों में काश्त करने लगे और मोरुआ औरतों से शादियां करने लगे। इसी अरसे में शिमाल ही शिमाल मनचले जत्थे आगे बढ़ते गए। सामवेद और शिमाली याहू यानी रेन डियर पालने वाले जंगली थे जो सुलाजू थे। उन्होंने कोई मुजाहमत न की। इसके अलावा एशिया के कोहिस्तानों के मुकाबिल शिमाली रास्ते से सफर करना रूसियों के लिए ज्यादा आसान था और वो बहुत तेजी से आगे बढ़े। 1609 में कोसाक दरियाए अरब के किनारे तोमसक पहुंच गए। चंद साल के बाद वो दरियाए यनीसी के किनारे जा पहुंचे। 1632 में वो दरियाए लीना के किनारे याकुत्सक पहुंच गए। शहतूरों के कले बनाने लगे। यहां से एक जत्था दरिया के दहाने पर बहरे मुंजमिद शुमाली जा निकला। खान अल्तान ने उनसे वादा किया कि वो गोरे जार के तोहफे कबूल कर लेगा। 4 साल के अंदर वो 1000 मील और आगे बढ़ गए और दरियाए आमूर के किनारे किनारे उतरने लगे। यहाँ उनका चीन की सरहदी फौज से तसादुम हुआ और वो वापस लौट के उन्होंने अरकोतस को आबाद किया। एक पुश्त के अंदर अंदर कामचाटका और बहरुल काहिल के साहिलों पर खोज लगाते फिर रहे थे। ये बड़ा वसी इलाका है। इसका तूल मॉस्को से कामचाटका तक, शिमाली अमेरिका के तूल न्यूयॉर्क से साहिल कैलिफोर्निया तक के मुकाबले में दुगना है। मुंजमिद शिमाली के कबीलों की मदद से जजीरों को पार करके यही कोसाक अलास्का जा पहुंचे। इनके पीछे पीछे रूसी समूरों के ताजिर पहुंचे जो शिमाली अमेरिका के साहिल के रास्तों से पहले कैलिफोर्निया तक उस जमाने में जा पहुंचे कि अभी अमेरिका वालों ने इस खित्ते पर अच्छी तरह कब्जा भी न जमाया था। वस्त एशिया के कबीले। अभी तक रूसियों ने वस्त एशिया के अजीम कबीलों की सरजमीनों को हाथ तक नहीं लगाया था। खाना बदोश तीरंदाज शहसवार अब भी बड़े ताकतवर थे। उन्हें अपनी आज़ादी पर फख्र था और रूसी यानी रूसी ताजिरों या सिपाहियों को खिराज देने या उनकी इताअत कबूल करने की कतन कोई ख्वाहिश न थी। 17वीं सदी के आगाज में चुगताई इलाके के कबीले पहले बातूर और फिर गलदान के परचम तले जमा हुए जो जंगार यानी मशरकी पहलू के खान थे। ये तुर्क अभी तक चंगेज खान के से याक के दोमों वाले परचम को अपना कौमी निशान समझते थे। इस तुर्क ताकत के उरूज की वजह से छोटे मोटे कबीलों को यहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि दश्त का यही कानून था कि एक जत्थे के दबाव से दूसरा जत्था हिजरत करता था। जब जंगारी इल्ताई के दर्रों से नमूदार हुए तो बाकी मांदा मुगलों में मुकावमत की ताकत न थी। वो मशरकी कबीलों की इताअत नहीं करना चाहते थे जिन पर उन्होंने एक जमाने में हुकूमत की थी। इसलिए बाकी मांदा मुगलों ने मांचो और चेनियों की इताअत कबूल कर ली और 1691 में मांचो शहनशाह की रियाया बन गए। चीनी फौजों के तोपखानों ने जंगारों को पीछे हटा दिया, पहाड़ों में उनका ताक़ुब किया और मांचो शहनशाह कोटियान शान के कोहिस्तान और पंच शहर में कदम जमाने का मौका मिल गया।
इस दरमियान में असली मुगल झील बेकाल के जुनूब की चरागाहों से चिमटे रहे। अब ये खुद मुख्तार नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी रिवायात और अपने पुराने फख्र गुरूर को जिंदा रखा। बुद्ध मत की नर्म रवि से ये नर्म पड़ गए थे। मगरबी जत्थों ने एक पेशकदमी की। अब ये मुगलों के मुकाबिल बहुत ताकतवर थे। उनरात या कालकों यानी जुलावतन, क्योंकि रूसी इन्हें कालोक कहते थे, पांचों फौजों के मुकाबिल डट गए। तोपों के मुकाबिल तीरंदाजी करते रहे। उनका एक गिरोह जो तुर्गोत कहलाता था, चीनियों से बचने के लिए मगरिब की तरफ हिजरत कर गया और रूसी दश्त में आबाद हो गया। रूसियों की नजर में वो बुद्ध मत को मानने वाले काफिर थे जिन पर हुकूमत करनी मुश्किल थी। उनके सरदार कहते थे, कालमोक हमेशा आजाद रहे हैं, उन्होंने ना कभी किसी की गुलामी की, ना करेंगे। जब रूसी नौआबादों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया तो तुर्गत मगरबियों की हुकूमत बर्दाश्त न कर सके और बिला इत्तला 1770 और 1771 के सरमा में जब दरिया यखबस्ता थे, उन्होंने खेमे उखेड़े और अपने वतन की जानिब दूर दराज सफर पर रवाना हो गए। 70,000 खेमे आहिस्ता आहिस्ता वोल्गा के मशरक में यूराल के उस पार बढ़े। ये एक खानाबदोश ताकत की हिजरत थी। मुसलमान करागीजियों ने भेड़ियों की तरह इन पसपा होते हुए कालमकों का ताक़ुब किया और जो हाथ लगा उसे गुलाम बना के बेच डाला। मॉस्को के हुक्म से कोसाकों ने अकब से तुर्गोतों पर हमला किया ताकि इन भगोड़ों को जार की सरहद में वापस ले चलें और इस खेल के हिस्से को अपने साथ जबरदस्ती ईसाई बना के पुरानी चरागाहों में फिर आबाद किया। लेकिन ये दुश्मन तुर्गोतों का फरजाना रोक न सके। जब इल्लत उन्हें मशरिक की तरफ अपनी आबाई चरागाहों को खींचे लिए जा रही थी। बाकी मांदा कबीले का काफिला बढ़ता गया और रेगिस्तान के उस पार झील बलखाश के किनारे जा पहुंचा। जो जिंदा बचे उन्हें वादियों में चराने की जमीन मिल गई जो किसी जमाने में चुगताई खानों की मलकियत थी। कालमोकों की शिकस्तो रेख्त के बाद खानाबदोश कबीले अपनी आबाई चरागाहों से बाहर न निकले और यहीं बढ़ते हुए रूसियों से उनकी मुठभेड़ हुई। रूसी खोजियों के पीछे पीछे सम्मूर के ताजिर आए। उनके अकब में कोसाक यानी सांतजा और पहले नौ आबाद जो किसी न किसी तरह भोंडेपन से जमीन में काश्त करते मगर जमीन पर पूरा कब्जा जमा लेते। नौ आबादों और कोसाकों के पास आतिशी असलहा था जिसकी मार से खानाबदोशों की मुजाहिमत खत्म हो गई, जो अभी तक घोड़ों की सवारी करते थे और तीर कमान चलाते थे। नौ आबाद जो कबायली जिंदगी के लिए कोसाकों से ज्यादा मोहलिक थे, कबायली औरतों से शादी ब्याह करने लगे। ये रूसी एशियाई कारवानों के रास्ते आगे बढ़ रहे थे जो वहशियों की पुरानी शाहरा थी। मुसलमान करगेजों और तुर्कमानों की मुकावमत के बावजूद वो पुराने रेशम के रास्ते की समत बढ़ते जा रहे थे। जहां कहीं वो पहुंचे उन्होंने जमीन को असर नौ आबाद किया। शुरू में उन्होंने कबायली जिंदगी में बहुत कम तब्दीलियां की क्योंकि उनका अपना खून एशिया के खून से मखलूत था। तहजीब के लिहाज से उनका दर्जा एशियाई कबीलों के बेगों और अमीरों के मुकाबिल पस्त तर था। कभी कभी रूसी सिपाही कैदियों के जत्थों को साइबेरिया के वीरानों में हंका ले जाते, बिल्कुल इसी तरह जैसे मुगल मफ्तूहा कौमों से भर्ती किए हुए मजदूरों के जत्थों को अपने आगे आगे हंकाते थे। रूसी पेशकदमी मुगल कौमों के आबाई वतन तक जा पहुंची। ये लोग झील बैकाल के अतराफ की चरागाहों में रहते थे और मगरिब के तुर्क कबीलों से बिछड़ गए थे। अब कोहिस्तान खंगान के इलाके में वो मांचू सल्तनत का दबाव महसूस कर रहे थे। ये तंगस नस्ल का एक उलुल अज़्म कबीला था जो ल्याओतुंग के जजीरा नुमा से शिमाली चीन में घुसता चला जा रहा था। जब मांचू टाइटू पर, जिसको आप पेकिंग कहते हैं, काबिज हो गए तो 1644 में मुगल उनके हलीफ बन गए। कोई चंगेज खान नमूदार नहीं हुआ था कि नई फतूहात में उनकी मदद करे और उन्होंने इसी में खैरियत देखी कि मांचू चीनियों की दुश्मनी से उनकी दोस्ती भली, खास तौर पर ऐसे जमाने में जबकि नया मांचू खानदान गोबी के अतराफ अपनी फौजें फैला रहा था। मुगल खाना बदोश अब महज माजी की यादगार बनकर रह गए थे। अब भी वो उसी तरह रहते और उसी किस्म के हथियार बांधते थे जैसे उस जमाने में जब वो चीन से निकाले गए थे। उन्होंने रूसी ताजिरों से तिजारत शुरू कर दी जो झील बेकाल के अतराफ नमूदार होने लगे थे। पेशीन गोई शुरू में तातारी खानों के इलाकों में रूसी नकलो हरकत महज एक रद्द अमल की हैसियत रखती थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बहरुल काहिल और चीनी तिजारत की समत पेशकदमी करने लगे। सन 1800 के बाद उनमें एक नई हरकत व कुव्वत पैदा हो गई। रूसी फौजों की ताकत बढ़ गई थी जैसे बर्फानी जलजिला हो। ये इस वजह से कि कई कौमों को मुती किया जा चुका था और चंगेज खां की तजवीज़ की पैरवी में उनको फौजों में भर्ती किया गया था। साथ ही साथ ज्यादा बेहतर आतिशी असलहा और तोप खानों की वजह से
रूसी रेजिमेंटों को एशियाओं के मुकाबले फौजी बरतरी हासिल थी। उनकी यलगार अब एक बेरोक आंधी और बेतहाशा कुव्वत बन गई। रूसी हुकूमत को साइबेरिया की कानों की दौलत और वहां की मिट्टी की जरखेजी का अंदाजा हो गया था। इस जमीन पर उनकी पेशकदमी यूरिश बन गई कि जिस कदर जमीन पर हो सके कब्जा करते चले जाएं। ये हमला एशिया में हर समत फैलने लगा। सन 1800 के बाद कफकाज के कोहिस्तानों को फतह करके यहाँ के तातारियों और गर्जिस्तानों को मोती बना लिया गया। रूसी फौजों ने हारते हुए तुर्कों को बहरे असवद के शिमाल से कुस्तुनतुनिया की समत पसपा कर दिया और नोगाई के इलाके पर फिर से कब्जा कर लिया। मगरबी यूरोप नेपोलियन की अहद की जंगों में मुब्तला था और आखिरी लड़ाइयों से बड़ा थका मांदा था। रूस को मुकाबलतन कम नुकसान पहुंचा था। अब उसकी फौजी कुव्वत बहुत बढ़ गई थी। उसकी आबादी में इतना इजाफा हो गया था कि फौजों की तादाद रोज अफजों हो रही थी। अब रूस ने वो हैसियत पैदा कर ली थी कि मगरबी कौमों पर हावी हो जाने, जैसे बातुखान और सुबोदाई दन्यूब के साहिल पर जागुजी होके मगरिब पर हावी हो गए थे। नए रूस की अस्करी कुव्वत अदेवन दाम थी। उसने कमजोर स्वीडन से फिनलैंड तक का मुल्क छीन लिया। लेकिन रोमानोव टार, जो सेंट पीटर्सबर्ग में तख्त नशीन थे, अब भी मशरिक की तरफ मुंह किए हुए थे। उनके कोसाक अब भी दश्ते गुरसना के उस पार बहरे ख्वारजम के उस पार बढ़ते चले जा रहे थे। बड़ी बेरहमी और कुव्वत से करगेजों और कराकल्पों को जेर किया गया। इसके बाद वादिये समरकना खीवा के खानों ने इताअत कबूल कर ली और रूसी चौकियां इन सरहदी कोहसारों के ऊपर कायम की गईं, जहां से हिंदुस्तान नजर आता था। रोमानोफ जारों की नजर में मशरिक की सरजमीन लामहदूद इलाका थी, जिसे नौआबादी बना के जबरदस्ती मुतियो मनकाद रखा जा सकता था। वो इस जबिल्लत की तामील कर रहे थे जो किसानों और कोसाकों दोनों को गर्म तर वादियों और गर्म समंदरों की समत लिए जा रही थी। इनकी चौकियां 5 शहरों के वीरानों और गोबी की सरहद तक कायम हो गईं। नए बसने वालों के गिरोह अल्ताई के उस पार जा पहुंचे। रसलो रसाइल के रास्तों पर नए नए शहर आबाद होने लगे। झील बेकाल के सिरे पर अराकोसक आबाद हुआ। ये चौकियां आमूर के किनारों तक जा पहुंची। आमूर के मानी है अमन, मगर यहां हमेशा जंग ही होती रही है। इसके बाद ये सिखालिन के जजीरे तक पहुंची। नौआबादों की सड़क के साथ साथ रेल बनाई गई। चीनियों से सेंचुरिया छीन लिया गया। मांचो अब सुलह पसंद हो चुके थे। उनको शिकस्त हो गई और रूसी दीवारें चीन के उस पार पेकिंग की तरफ देख रहे थे। सन 1818 में उन्होंने चीनियों को इस पर मजबूर किया कि जजीरा नुमाए याओतंग के सिरे पर जो बंदरगाह है वो उनके हवाले कर दें। इस बंदरगाह का नाम उन्होंने पोर्ट आर्थर रखा और इसकी कलाबंदी की और कोरिया में पेशकदमी की तैयारी करने लगे। फिर 1904 और 1905 में एक एशियाई ताकत ने जवाबी हमला किया। जापानी जजीरों के बाशिंदों को यूरोपी हथियार बनाना न सही, इनको चलाना आ गया था। ये पहला मौका था कि यूरोपी हमलावरों ने जदीद हथियारों से शिकस्त खाई। 1905 में जारों के रूस ने वही जोग्राफियाई हैयत इख्तियार कर ली थी जो चंगेज खां की सल्तनत को हासिल थी और अब भी उन्हें नस्ली अनासिर पर मुश्तमिल थी। अगर जापानियों के जवाबी हमले ने रूसी यलगार को रोक न दिया होता तो जार की सल्तनत दीवारे चीन के इस पार पेकिंग को समेट लेती। इस नई मुरक्कब में मुगलों की जगह रूसियों को फौजी फौकियत हासिल थी। सल्तनत पर बजाय मशरकी सिरे के मगरबी सिरे से हुकूमत हो रही थी। मुगल सल्तनत की तरह यह सल्तनत भी साइबेरिया के महफूज जखीरे से दौलत हासिल कर रही थी, लेकिन साइबेरिया के इलाके से इसे बजाय इंसानों के लकड़ी, धातों और जरखेज जमीन की दौलत हासिल हो रही थी। मजहब के पाबंद रूसी जारों और उनके उमरा की नर्म मुतलकुल अनानी का 1917 से 1918 के इनकलाब में खात्मा हो गया। इनकलाब के बाद लेनिन की सख्तगीर और इलाकाना हुकूमत शुरू हुई। इसके बाद स्टालिन का दौर शुरू हुआ। अजीब बात यह है कि मॉस्को अब भी पाया तख्त है जैसे कुरूने वुस्ता में था। स्टालिन खुद एशियाई ज्यादा है, यूरोपी कम। मगरबी रसूम और नारों की हल्की सी सतह के नीचे बरसरे इक़्तिदार ताकत अब भी वैसी ही एशियाई है जैसे पीटर आज़म के अहद से पहले थी। ये खालिस आमरीयत है जिसको अस्करी ताकत से मदद मिलती है। अस्करी ताकत फिर जंग के लिए मुनज़्ज़म है। उसने फिर से पोलैंड के इलाके पर कब्जा कर लिया है जिस पर पहले भी इसकी हुकूमत थी। ये बाल्टिक की छोटी छोटी रियासतों पर कब्जा कर चुकी है और लिथुआनिया पर हुकूमत कर रही है जो कभी खुद मुख्तार था। इसने आज़ादी के दिलदादा अहले फिनलैंड पर यलगार की है जो सदियों से शिमाले बईद में अपने जजीरा नुमा में पनाह गुज़ीन थे।
स्टैलियन ने इनकलाब के उसूलों को पसे पुश्त डाल के फिर से जंगी फतूहात की कुरून वुस्ता वाली हिकमत अमली अख्तियार की है। जैसे चंगेज खान की मौत के वक्त यूरोप इंतजार कर रहा था, आज भी इंतजार कर रहा है कि देखिए ये नई सल्तनत क्या रुख इख्तियार करती है और इसकी ताकत किस तरफ मरकूज की जाएगी। रह गए वस्त एशिया के खाना बदोश, उनके गल्ले उनसे छीन लिए गए, उन्हें ज़राअत पेशा बना लिया गया, उन्हें उनके कारखानों में काम पर लगाया गया जो रूसियों ने नाम निहाद जमहूरियतों में कायम किए हैं। लेकिन बचे खुचे मुगलों का ये हाल ना हुआ। तकदीर ने उन्हें एक अजीब सूरत हाल में रखा है। उनकी आबाई जमीनें यानी झील बैकाल के जुनूब की चरागाहें सरहदों के दरमियान वाक़ हैं। अब तक वो रेलों और रूसी नौआबादों के नए शहरों की गिरफ्त से महफूज है। अभी तक वो इस मकाम की हिफाजत करते हैं जहां उनके क़यास के मुताबिक चंगेज खान की कब्र वाक़ है। ये चरागाहें उन फौजों का वाहिद रास्ता हैं जो शिमाली गोबी और दरियाए आमूर के खत के दरमियान हरकत कर सकती हैं। दोनों तरफ रूसियों और जापानियों के दस्ते हैं। इन चरागाहों के बाजुओं पर चीनियों के गोरीला दस्ते हैं जो अब बाकायदा मुसल्लह होते जा रहे हैं। इसलिए गुज़श्ता सदियों की खामोशी के बाद अब फिर मंगोलिया की चरागाहों पर जंग का सितारा तुलू हो रहा है। इसी मैदान जंग के फैसले पर मंचोरिया की जरखेजी, साइबेरिया के उछूते वसाइल, एशिया के पार बहरुल काहिल की तिजारत के मुस्तकबिल का दारोमदार है। मुगल अपने समूर के खैमों में बैठे मुंतजिर हैं कि देखिए क्या नतीजा निकलता है। वो यूरोप के अलाव के गिर्द जमा हो रहे हैं और एक किस्सा दोहरा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, जब वो चट्टान से ज्यादा सख्त और तूफान के झक्कड़ से ज्यादा ताकतवर है, नाकाम हो जाएगा तो शिमाल और जुनूब की सल्तनतों का खात्मा हो जाएगा। जब गोरा जार बाकी न रहेगा और फरजंदे आसमान गायब हो जाएगा तो चंगेज खान के खैमों के अलाव फिर भड़केंगे और उसकी सल्तनत रुए अर्ज पर फैल जाएगी।